Shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about chapter number 3 of history, that is ruling the countryside. Today we are going to discuss chapter number 3, ruling the countryside. तो रूलिंग द कंट्री साइड पहले इस चैप्टर पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब क्या हुआ, रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब क्या हुआ। तो बाद में आपको जो है कि बाद में जो नीचे जो टॉपिक दिया गया है वो समझने का में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा है इसके बारे में कि ये जो कंपनी थी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको 1600 में यहाँ पर क्या दिया गया था, एक सोल राइट दिया गया था, यानी कि उसको सोल राइट दिया गया था। 1600 में उसको सोल राइट दिया गया। किसने दिया था उसे क्वीन ने दिया था। किस क्वीन ने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने उसको दिया था, जो इंग्लैंड पर हुकूमत कर रही थी, जो ब्रिटेन पर हुकूमत कर रही थी। तो क्वीन एलिजाबेथ ने उसे सोल राइट दिया कि वो हिंदुस्तान के ईस्ट इलाकों के साथ ट्रेड कर सकती है। तो ये 1600 की बात है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये एज ए ट्रेडिंग पर्पज आई थी, लेकिन आपने देखा चैप्टर 2 में कि वो यहाँ पर एज ए ट्रेडिंग आई, ट्रेड पर्पज यानी कि ट्रेडिंग के लिए आए थे, तजारत के लिए आए थे। लेकिन बाद में जब वो ये यहाँ से चले गए तो वो एज ए रूलर्स चले गए। तो उसके बाद उन्होंने पहले फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, पहले ट्रेड करने के लिए आए थे, वो तजारत करने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के हालात, जो पोलिटिकल हालात थे, जो यहाँ की सियासी हालात जो थे, उनका फ़ायदा उठाकर आहिस्ता आहिस्ता उनने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया। इसके लिए आपने पढ़ा, इसके बारे में आपने तफसील से पढ़ा होगा। तो बहरहाल उसके बाद सोल राइट्स मिलने के बाद, क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन यानी कि जो था उसकी वजह ये थी कि लैक ऑफ कंपटीशन हो जाएगा इससे, कि बाकी जो कंपनियां थी उनको ये हक नहीं दिया गया था तो कि वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करें। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी यानी कि बहुत सारे मुल्क की यहाँ पर कंपनियां थी जो यहाँ हिंदुस्तान के साथ उस वक्त ट्रेड कर रही थी। जैसे कि वास्को डी गामा ने इसको दरियाफ्त किया था, इंडिया को सी रोड के जरिए वास्को डी गामा ने दरियाफ्त किया। केप ऑफ गुड होप जो था वहाँ से यानी कि वास्को डी गामा आया और उसके बाद उसने इंडिया को डिस्कवर किया। तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। इसका मतलब है कि पुर्तगाल के पहले यहाँ पर यानी कि उसकी पहले यहाँ पर बेसमेंट वहाँ पर थी, गोवा पर थी। तो बहुत सारे और भी यूरोपियन जो देश थे उनको वो रोक नहीं सके। तो बहरहाल उसके बाद ये कंपटीशन जो उनका था वो थोड़ा बहुत रहा, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा था। तो बहरहाल उसके बाद जो कंपनी यहाँ पर, जब कंपनी यहाँ पर आई, उसने अपना यहाँ पर तसल्लुत जमाना शुरू किया। तो उसके बाद जो यहाँ पर नवाब, जो आपने पढ़ा होगा कि जो यहाँ पर नवाब थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो यहाँ पर जो नवाब थे इनमें से जैसे अलीवर्दी खान था और इसके अलावा मर्शिद कुली खान था, या बड़े नाम है सिराज दौला है जिसको बाद में हराया गया। तो ये जो नवाब थे या मीर जाफर था, इनकी जो डिमांड्स होती थी तो वो बढ़ती गई। इनकी डिमांड जो बढ़ती गई तो कंपनी को लगा कि ये हमारे लिए रीड की ये हमारे लिए यह है कि ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी करते हैं, तो हम वो पर्पस नहीं हासिल कर पाते हैं जो हमें हासिल करना चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वो कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके से इनको रास्ते से हटाया जाए और इस तरीके से की जो ट्रेड है, जो ट्रेड में उनके काफ़ी मुश्किलात पैदा होती हैं, तो वो मुश्किलात जो है वो दूर हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी काफ़ी साजिशें की। जैसे सिराज दौला को उन्हें साजिश के ज़रिए हरा दिया, मीर जाफर को ये फंसाया क्योंकि उनको पपेट हुक्मरान चाहिए था जो उनके हाथों में खिलौना बनकर खेले। तो वैसा ही हुआ, मीर जाफर जो है तो वो उनके झांसे में आ गया। उसके बाद उसकी वजह से सिराज दौला हार गया। और उसके बाद जब मीर जाफर का इंतकाल हो गया, वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद कंपनी के लिए आसान यानी कि रास्ता काफ़ी आसान हो गया और उन्होंने कोशिश की कि वो हिंदुस्तान की टेरिटरी पर कब्जा किया जाए। तो बहरहाल एक, जैसे आपने को इससे भी पहले होगा कि सब्सिडरी एक अलायंस बनाया गया, एक सब्सिडरी अलायंस बनाया गया। यानी उससे पहले क्या किया गया कि ये जो हिंदुस्तान के अब नवाब हैं उनको कहा गया कि आपके लिए जो आपके लिए ये अख्तियार नहीं है कि आप कोई इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स आप रखो। उन्होंने कहा, कंपनी ने कहा कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए ये फोर्स कायम करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए पे करना होगा। हम आपके लिए साजो सामान ये रखेंगे, उसके लिए आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप वो पे नहीं कर पाए, उन्होंने कहा कि अगर आप ये पे नहीं कर पाए तो उसके बदले में आपकी जो टेरिटरी है वो आपसे छीन ली जाएगी। तो बहरहाल ये बहुत सारे उन्होंने यानी ऐसे जो है यानी तरीके से साजिशें की और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। बैटल ऑफ प्लेसी भी हो गई उसके बाद, और उसमें सिराजदौला जो हार गई। बहरहाल बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई यहाँ पर, टीपू सुल्तान के साथ भी लड़ाइयाँ हो गई। उसके बाद बहरहाल
تو رولنگ دا کنٹری سائڈ کا مطلب اب یہ ہے کہ اب جو وہ شہروں میں حکومت کر رہے تھے، اب وہ چاہتے تھے کہ جو گاؤں، جو دیہاتی علاقے ہیں، جو دور دراز علاقے ہیں، جو گاؤں ہیں یا جو دیہات لوگ میں رہتے ہیں، تو ان علاقوں پر قبضہ کیا جائے. اور اس کا مطلب ہے شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف رخ کیا جائے، اور اس کی طرح سے جو شہر ہیں، جو دیہات ہیں، تو یہاں پر بھی قبضہ کیا جائے، تاکہ جو پیزنٹس ہیں، جو فارمرس ہیں، ان سے جو ریونیو آتا ہے تو وہ ریونیو اس کو استعمال کریں، اور اس طریقے سے اس ٹریڈ کو، یعنی کہ اس طریقے سے جو مشکلات ہیں ان کے ٹریڈ میں، اس کو وہ فائنانس کر پائیں. تو اس طریقے سے وہ کیا ہے، رولنگ کنٹری سائڈ کا مطلب ہے کہ اب وہ شہروں سے نکل کر گاؤں کی طرف یعنی کہ رخ کر رہے تھے، تاکہ ان کی جو ٹریڈ میں جو مشکلات ہیں تو وہ دور ہو جائیں، اور وہ اپنا جو اثر رسوخ ہے وہ آگے بڑھائیں. تو بہرحال دا ایسٹ انڈیا کمپنی واز میڈ دا دیوان آف بنگال. دیوان آف بنگال کا مطلب کیا ہوا؟ On 12 August 1765, the East India Company was made the Diwan of Bengal on 12 August 1765. تو دیوان آف بنگال کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں آپ ضرور پریشان ہوں گے. بہرحال دیوان آف بنگال کا مطلب ہے، کیونکہ یہ جو دیوان آتا تھا، ایک قسم کا ٹیکس آتا تھا. وہ ٹیکس کون لیتے تھے؟ اس سے پہلے نواب حاصل کرتے تھے یا دوسرے آفیشل حاصل کرتے تھے. لیکن اب کیا کہتے کہ جب رابرٹ کلیو نے کیا کیا تھا، آپ نے دیکھا کہ پک میں بھی آپ نے دیکھا، اپنی بک میں آپ دیکھو کہ وہاں پر ایک جو پکچر دکھائی گئی ہے، اس میں کیا ہے، اس میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایک شاندار یعنی کہ تقریب ہے. اس تقریب میں شاہ عالم سیکنڈ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ رابرٹ کلیو کو یا ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ حق دیتا ہے کہ اب آپ کو کیا ہے کہ یہ جو ہندوستان کے ساتھ جو آپ کو یعنی کہ یہ جو ٹیکس جو ہے یا ریونیو ہے وہ آپ اب حاصل کر سکتے ہیں. آپ بنگال، بہار، اڑیسہ یا دوسرے جو علاقے ہیں ان کا جو ریونیو ہے وہ آپ کمپنی جو ہے وہ آپ اس کی مالک وہی ہے. تو اس کا مطلب اس کو سول رائٹ دیا گیا. اب اسی کو یہ حق ہے کہ وہ جو یہ ٹیکس ایک قسم کا ٹیکس ہے، یہ دیوان ایک قسم کا ٹیکس ہے جو وہ کسانوں سے لیتے تھے یا دوسرے آرٹیشن سے لیتے تھے، دوسرے کاریگروں سے لیتے تھے. اب کیا کیا گیا کہ آپ کہنے کہ یہ کمپنی کو ہی اختیار ہے. اب یہ کسی اور نواب کو اختیار نہیں ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہے. اب یہ صرف کمپنی کو اختیار ہے کہ وہ اس ریونیو کی مالک ہے. تو اس طریقے سے اس ٹیکس کی مالک وہی ہے. تو اس کا مطلب ہے دیوان آف بنگال، یعنی کہ آپ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کس پکچر میں ایک پک بنائی گئی ہے آپ کی بک پر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رابرٹ کلیو جو ہے کس طریقے سے ایک شاندار جیسے تقریب بنائی گئی، دکھایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ولنگلی ایسا ہوا، لیکن انہوں نے ایسے حالات کریٹ کیے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسے حالات کریٹ کیے یا اس طریقے سے جو سین دکھائی دیتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں تھا ولنگلی، لیکن بہرحال ان کو مجبور کیا گیا اس کے بعد کہ ایسے حالات بنائے گئے ان کے لیے کہ دیوان آف بنگال وہ بن گیا. ان کو سول رائٹ، ان کو اب اختیار ہے. یہ کب ہوا؟ یہ 12 اگست 1765 کو ہوا. یہ 12 اگست 1765 کو یہ ہوا. بائی دا مغل امپرر. اس وقت جو مغل امپرر تھا وہ تھا شاہ عالم سیکنڈ. تو اس طریقے سے کمپنی کو یہاں پر اختیارات دیے گئے کہ وہ اب کہ اس کی جو یعنی کہ جو کسان جو ریونیو دیتے ہیں اور اس طریقے سے جو آرٹیشنز جو ہیں جو ایک قسم کا ٹیکس دیتے ہیں، اس کی جو مالک ہے وہ کمپنی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے. اس طریقے سے بہت سارے ان کے معاملے اب حل ہو گئے. تو اس طریقے سے اب کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے ان کا راستہ کافی آسان ہو گیا. ان کی مشکلات جو ہے دور ہو گئی کافی حد تک، اور ان کا راستہ آسان ہو گیا ہندوستان پر. یعنی کہ جو انہوں نے قبضہ کیا 200 سال تک انہیں تقریباً ہندوستان کو غلام رکھا. اور یہ ایک انہوں نے جو راستہ بنایا، جو ان کے ساتھ مشکلات تھے، جو راستے میں مشکلات آ رہے تھے، ان کو انہوں نے بڑے ہی کیئرفل طریقے سے ان کو ہٹایا. تو بہرحال the company became the chief financial administrator of the territory of Bengal. اب بنگال کے پورے ان کے انڈر آ گیا، کیونکہ اب تو اس کو سول رائٹ مل گیا. شاہ عالم سیکنڈ جو تھا، جس نے کب 12 اگست 1765 کو یعنی کہ ان کو یہ حق دیا گیا. رابرٹ کلیو نے کیا کیا کہ اس وقت وہی تھا، کس کا تھا وہ، اس وقت وہی کمپنی کا یہاں پر بڑا آفیشل تھا، بڑا سربراہ تھا. تو جس نے سرائی دولہ کو بھی ہرایا اس وقت. تو اس کے بعد وہی یہاں پر تھا. The company became the chief financial administrator of the territory of Bengal. اب اس کو یہ حق ہو گیا کہ وہ جو ریونیو آتا ہے اس کی وہ مالک ہے. تو اب یہ ان کے پاس کیا گیا کہ اب وہ ایڈمنسٹریشن کے حقدار وہی ہیں، اب وہی نظام چلا سکتے ہیں. جس طریقے سے اگر وہ کہیں پر ان کو کوئی کنسٹرکشن کرنا ہے وہی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جس طریقے سے وہ آپ چاہیں گے وہ نظام جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ہاتھ میں آ گیا. تو اب وہ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا. تو اس طریقے سے ان کی بنگال جو ہے دا کمپنی بیکیم دا چیف فائنانشیل ایڈمنسٹریٹر. اب فائنانس کر سکتی ہے، اب اس کے پاس پیسہ ہے تو اب جیسے وہ چاہے گی ویسا ہی چلائے گی، من مانی سے اپنے طریقے سے چلائے گی.
administrator of the territory of Bengal की. उसके बाद the company officials understood the importance of those who had ruled the countryside in the past and enjoyed authority and prestige. So the company wanted to be careful and not to annoy those people. इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब बिल्कुल आसान और साफ है. The company officials understood the importance of those who had ruled the countryside in the past. तो कंपनी को मालूम था कि जो अगर हम एकदम इन नावों पर अटैक करें तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इन लोगों की काफ़ी इज्जत है, लोग इनको मानते हैं, लोग इनकी काफ़ी इज्जत और रिस्पेक्ट इनकी ज़्यादा ज़्यादा है समाज में. तो अगर हम इनके साथ इस तरीके से पेश आएंगे तो हो सकता है जो लोग हैं हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें हासिल करना है. इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बड़े ही चालाकी तरीके से कुछ ऐसे इकदाम किए कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन नवाब को भी खुश कर दिया, या लोगों को भी यानी कि एहसास होने लगा कि उन्होंने नवाबों के साथ कोई बुरा नहीं किया, और नवाब के रहे कि वो मज़े की नींद सो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब कंपनी क्या है कि वो उनके लिए फोर्स बनाएगी, एक इंडियन फोर्स वो कायम करेगी, और इसके अलावा कि वो इसके लिए थोड़ा पे करेंगे, और उसके बाद अगर वो नहीं कर सके तो उनको पेनल्टी देने की उनकी टेरिटरी से जा सकती है. तो इस तरीके से ये उन्होंने क्या ये उन्होंने पहले मेंशन किया कि हमने इस तरीके से उनके इकदाम थे, उनके उस तरीके से उनके विचार थे, यानी कि ये वो चाहते थे. तो ये मालूम होने था कि द कंपनी ऑफिशियल्स अंडरस्टूड, उन्हें मालूम था द इंपॉर्टेंस ऑफ दोज हु हैड रूल्ड, जो पहले हुक्मरान यहाँ पर थे, यहाँ पर ज़्यादा नवाब भी थे, तो वो हुकूमत कर रहे थे, उनके लोगों में काफ़ी इज्जत थी. इन द पास्ट में जिन्होंने हुकूमत की उनके लोगों में काफ़ी इज्जत थी. एंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, सो द कंपनी वांटेड टू बी केयरफुल, इसलिए वो काफ़ी मोहतात रहने की कोशिश कर रहे थे, केयरफुल रहने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके हम लोगों को नाराज़ न करें, क्योंकि अगर उन्होंने लोगों को नाराज़ कर दिया, उन्होंने कोई ऐसा इकदाम उठाया जिससे नवाबों को नुकसान एकदम पहुंचा और उसके बाद लोग उसे नाराज़ हो गए, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने क्या किया कि बड़ी एहतियात से कुछ स्टेप्स उठाए. ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू, दैट्स कॉल्ड ग्रोथ ऑफ ना, इसके बाद ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू. तो ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू क्या है? द कंपनी वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि अब कंपनी का क्योंकि उसका मेन पर्पज यही था कि हमारा ट्रेड जो है वो यहाँ पर इस तरीके से एस्टेब्लिश हो जाए. तो उनका ज़्यादा ही नहीं था कि कोई रेगुलर यहाँ पर सेटअप हो जाए, क्योंकि जैसे कोई कहीं पर रहता है तो वो कहता है कि मुझे 2 साल या 3 साल यहाँ पर रहना है, तो वो अपनी उस पर्पज़ के लिए जाता है. लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे बन गए कि उन्होंने बाद में ऐसा देखा कि हालात यहाँ के जो थे, सियासी प्लेटफार्म जो यहाँ पर था, तो वो उनके यानी कि वो उनके तहत चला गया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कब्जा जमाया. पर ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू, द कंपनी वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू so that its trade and other expenses could be financed. तो कंपनी का असल में मनसब क्या, उनका असल में मंशूर क्या था, कंपनी का असल मकसद क्या था, यहाँ पर इस कंपनी का असल मकसद क्या था? द कंपनी वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू, उनका जैसा ही काम था कि उनका मेन मकसद यही था, मेन जो मकसद उनका था वो यही था कि हम यहाँ पर क्या करें, रेवेन्यू कलेक्ट करें, और उसके बाद इनका जो ट्रेड है और इसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जो दूसरे खर्चात हैं, तो वो उसको फिलअप करें. और ऐसा हुआ भी, उन्होंने कोशिश की. जब उनको ये मिला, जब उनको दीवान ऑफ बंगाल बन गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पैसा वो किसानों से लेते थे, और उसके बाद जो ब्रिटेन से गोल्ड आता था, जो ब्रिटेन से सिल्वर और गोल्ड उससे पहले आता था, तो वो उसको फाइनेंस करते थे अपनी कंपनी के थ्रू. तो वो कि पहले ब्रिटेन से जो गोल्ड आता था, जो सिल्वर आता था, तो उसके बाद ये जो यहाँ से परचेज होता एक्सपेंसेस होते थे, तो उसको मीट आउट उस तरीके से करते थे. लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनको ये दीवानी ऑफ बंगाल मिल गया, उसके बाद सोर राइट उनको मिल गया, ये उसका ये हक मिल गया, एक तरीके से उनको इख्तियार मिल गए शाह आलम सेकंड के दौर में. तो उसके बाद उन्हें क्या किया कि उन्होंने जो यहाँ का जो यानी कि एडिशनस थे, या पीजेंट्स थे, या जो भी यहाँ के यानी तबका था, जो यहाँ से वो लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, आप इन्हीं लोगों से लेते थे, और इसी से इनकी मीट आउट होती थी, इसी पर वो यानी कि उसको यानी कि मीट आउट करते थे. और जो गोल्ड और सिल्वर आता था ब्रिटेन से, वो स्टॉप आ गया, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो हो गया, और आहिस्ता उसके बाद वो स्लो पहले हो गया, उसके बाद वो बंद ही हो गया. तो वही द कंपनी वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू so that its trade and other expenses could be financed. दूसरा पॉइंट, द कंपनी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ assessment and
कलेक्शन। तो उनको मालूम था, इससे पहले कंपनी को मालूम था कि हमें यहाँ तक ज़्यादा देर नहीं रहना है, तो हम ट्रेड पर्पज़ के लिए आए हैं। तो तजारत को ठीक करने के लिए गरज से कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी तजारत को क्या है आगे बढ़ाएं, इसको परवान चढ़ाएं। लेकिन साथ उनको उस वक्त कि उनको ये मालूम नहीं था कि हम यहाँ पर पहले से कब्जा करेंगे। लेकिन बाद में ऐसे हालात बन गए कि वो यहाँ पर उसके बाद हुक्मरान बन गए। तो उस यही कहता है, द रेवेन्यू वाज इनफ टू डबल द परचेज बाई कंपनी विद इन 5 years। और 5 सालों में कंपनी ने ऐसे करके दिखाया, 5 सालों में उन्होंने रेवेन्यू को डबल कर दिया। और उसके टैक्स के बोझ के नीचे जो टैक्स का बोझ डाल दिया, यानी कि टैक्स का ऐसा बोझ डाल दिया किसानों पर कि 5 साल में उन्होंने उसको दुगना कर दिया। और उसके बाद ऐसे हालात हो गए, बंगाल में क्राइसिस शुरू हो गई। यानी कि जब कंपनी को किसके ये जो टैक्स एक किस्म का था, जो रेवेन्यू ये लेते थे किससे, किसानों से, आर्टिशन से या दूसरे लोगों से, दूसरे तबकों से जो लेते थे, तो उसके बाद उसको क्या है विद इन 5 years कंपनी ने इसको डबल कर दिया। और इससे क्या हुआ कि इन बेचारों की कमर टूट गई, किसानों की भी और उसके बाद आर्टिशन की भी और दूसरे जो यहाँ पर लोग थे। तो यहाँ ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर कॉमन पीपल, आम इंसानों के लिए जो है यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो गई। तो वही है, बंगाल इकोनॉमी फेसिंग डीप क्राइसिस, बहुत बड़ी यानी कि क्राइसिस जहाँ पर हो गई, किसमें, बंगाल में। आर्टिशंस वर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस, यानी कि बहुत ही कम कीमतों पर। यानी कि अब उनको फोर्स किया गया, अब उनको मजबूर किया गया किनको, आर्टिशंस को। आर्टिशंस का मतलब क्या होता है, कारीगर। कारीगर जो लोग थे, तो उनको मजबूर किया गया कि आप जो चीज़ आप बेचते हैं तो वो आप सस्ते दामों में हमें भेजो। अब वो मजबूर थे, करते क्या, मरता क्या नहीं, वो मजबूर थे। इसलिए क्या हुआ, एट लो प्राइसेस एंड हेंस मोस्ट ऑफ टाउन्स डेजर्टिंग देयर विलेज, यानी मोस्ट ऑफ देम, उसमें से ज़्यादा जो लोग थे, तो वो क्या हुए कि उसके बाद उन्होंने गाँव छोड़ दिए, क्योंकि उन पर ये ज़्यादा बोझ था। उनको क्या गया कि आप तो एक चीज़ें तो आप सेल करो, लेकिन सस्ते दामों में हमें भेज दो। और उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो प्रोडक्शन होता था वो भी डिक्लाइन हो गया, यानी कि जो प्रोडक्शन आता था, जो ये कारीगर प्रोडक्शन देते थे, वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि उनके पास जो है जो पैसा जो है उनकी शॉर्टेज हो गई। एट लो प्राइसेस एंड हेंस मोस्ट ऑफ देम डेजर्टिंग देयर विलेजेस, वो अपने गाँव ही छोड़ के उसके बाद ये गाँव वैरान हो गए। एंड प्रोडक्शन बाय आर्टिशियन डिक्लाइन, उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन उनकी वजह से आता था इन कारीगरों की वजह से, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो गया। उसके बाद पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द ड्यूज, क्योंकि अब किसानों पर भी ज़्यादा दबाव रहा, आपको उससे ज़्यादा रेवेन्यू देना था, तो वो पहले से नहीं दे पाते, इस तरीके से नहीं दे पाते थे, आप तो डबल ही देना है। तो इस तरीके से उनकी कमर टूट गई और वो ये यानी कि टैक्स नहीं दे पाते थे। सो इसके लिए क्या हुआ, सो फार्म प्रोडक्शन आल्सो डिक्लाइन, इसलिए जो फार्म प्रोडक्शन था, जो पैदावार थी, जो एग्रीकल्चर पैदावार थी, वो क्या हुई, वो भी डिक्लाइन हो गई, वो भी ज़वाल पजीर हो गई। और इसके अलावा उसके बाद क्या हुआ कि इन 1770 में, 1770 में, इन 1770 में क्या हुआ कि टेरिबल फेमाइन, एक बहुत ही खतरनाक खौफनाक जो है जो कहत पड़ गया, शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स कहत पड़ गया, कहाँ पर, बंगाल में। और जिसकी वजह इस फेमाइन की वजह से, इस कहत की वजह से क्या हुआ, बंगाल में तकरीबन इसने वाइप आउट किया, यानी कि कितने लोगों को, 10 मिलियन पीपल जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे इस कहत की वजह से। तो ये वो क्राइसिस थे जो बन गए, उसके बाद ये वो हालात बन गए जो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना, यानी कि क्या है कि उसको, जब वो दीवान बन गई बंगाल की, उसके बाद जो हालात बन गए, तो वो बताते हैं कि यानी कि बंगाल की हालत या दूसरे स्टेट्स की हालत जो है वो अबतर होती जा रही थी, वो खराब हो गई। किसकी वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से जो स्टेप उठाए, तो उस तरीके से जो है कि ये हालात बन गए इनके लिए। 1970 में क्या हुआ कि टेरिबल फेमाइन आ गया, ये खतरनाक कहत यानी कि आ गया कहाँ पर, बंगाल में, जिसने तकरीबन किल्ड अबाउट 10 मिलियन पीपल, तकरीबन 10 मिलियन लोग इसमें जो हैं वो तकरीबन दुनिया की कितने हम कहेंगे, दुनिया की तकरीबन 10 मिलियन जो आबादी है, 10 मिलियन दुनिया की 10 मिलियन आबादी है वो ख़त्म हो गई। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर टुडे फॉर वाचिंग।